Hello and Assalamualaikum everyone and welcome to the first weekly wrap of September. I am Zain Abbas and joining me is Mubashir Zubair, the Chief Investment Officer at Mahana. Assalamualaikum Mubashir, कैसे हो brother आपकी? I hope the market is keeping you busy. जी आई एम गुड जैन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड डेफिनेटली मार्केट का मोमेंटम ऐसा है दैट इट हैज़ सरपास्ड एक्सपेक्टेशंस एंड इट हैज़ डन क्वाइट वेल ओवर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। और अगर हम इस फिस्कल ईयर की बात करें तो इट इज़ डेफिनेटली अ गुड थिंग, अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। जी, मुबशिर थोड़े चंद मिनटों पहले द मार्केट टच इट्स ऑल टाइम हाई एट 154,511। अभी मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया और इट्स नॉट ट्रेडिंग बिलो 154,000 बट स्टिल ये रोजाना एक ऑल टाइम हाई हिट हो रहा है। काफी लोग कह रहे थे कि यार 150,000 जो है शायद मार्केट कंसोलिडेट करे, क्योंकि अगर आप दिसंबर टू जून देखें ईयर दिस ईयर, तो मार्केट ने काफी मतलब 120,000 टू 110,000 की रेंज में काफ़ी टाइम मार्केट ने ट्रेड किया है। मगर इस दफ़ा मार्केट हैज़ जस्ट स्मैश्ड थ्रू 150,000 और अभी मार्केट 154,000 पर ट्रेड कर रही है। सो व्हाट्स ड्राइविंग दिस? ये म्यूचुअल फंड्स पैसे लगा रहे हैं, बैंक्स पैसे लगा रहे हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पैसे लगा रहे हैं। ये पैसे लोग मनी मार्केट टू इक्विटी शिफ्ट कर रहे हैं या एक न्यू फंड्स फ्लो कर रहे हैं टुवर्ड्स द मार्केट। व्हाट्स ड्राइविंग दिस रही और ये कहाँ जाते रुके? जी जैन, डेफिनेटली हमने जैसे कि हम प्रीवियस सेशंस में डिस्कस करते रहे हैं कि लिक्विडिटी सीम्स टू रिमेन स्ट्रांग। और जो पिछले साल और इस साल में ये है कि आपका जो कंटिन्यूड एक होता है ना कि इनिशियल जब रिकवरी फेज होता है उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर स्टिल वेरी मतलब बिट थोड़ा उसमें क्योंकि अभी अभी वो रिसेशन या डाउनटर्न से रिकवर हो रही होते हैं, तो दे कंटिन्यू टू वेट फॉर कंफर्मेशन इन टर्म्स ऑफ डेटा पॉइंट्स। वो कंफर्मेशन या वो पॉजिटिव डेवलपमेंट जैसे जैसे एक्सटेंड होती जा रही हैं, तो मार्केट में हम पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं। वन थिंग, सेकंड थिंग हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स का हमने जैसे डिस्कस किया था कि परसेंटेज ऑफ ईवीएम्स इक्विटी में कितना कम है। अगस्त अलोन में $50 मिलियन की बाइंग खाली म्यूचुअल फंड्स ने इक्विटी मार्केट में की है। वी एक्सपेक्ट दिस ट्रेंड टू सस्टेन। आप देखिए मनी मार्केट 10-11% का साल का रिटर्न है, आपका खाली 2 महीने का KSE 100 की MI 30 का रिटर्न 14-15% है। तो इन कंपैरिजन डेफिनेटली देयर इज़ अ गुड केस फॉर risky assets and risk on mode। और कंसिडरिंग द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन वी एक्सपेक्ट थिंग्स टू कंटिन्यू। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि 150 लेवल के अराउंड मार्केट कंसोलिडेट करेगी। हाउएवर जैसा कि हमने देखा रिजल्ट सीजन हैज़ बीन गुड सो फार और रिजल्ट्स हैव met expectations or they have been ahead of expectations, which means कि फर्दर इम्प्रूवमेंट अभी भी आनी है। तो मार्केट रीरेट भी हो सकती है, लिक्विडिटी इफ लिक्विडिटी कीप्स फ्लोइंग इन। और डिस्पाइट हमने जैसे देखा कि फ्लड्स का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया है, उसके बावजूद हमें नहीं लगता कि बहुत सिग्निफिकेंट कंसर्न होगा। एंड थिंग्स सीम पॉजिटिव ऑन द मार्केट फ्रंट। जी, मुबश्शिर अगर हम जो टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ की बात करें तो जो इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं, जो अगस्त के हमारे सामने आए दैट टुक एवरीबॉडी वाज़ सरप्राइज़्ड, क्योंकि इन्फ्लेशन लोग यही कहे थे कि क्योंकि जो हाई बेस इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो गया, अब थोड़ा-थोड़ा अपने हिस्टोरिकल एवरेज तक आती रहेगी, जो पाकिस्तान का 7 टू 8% है। बट इस वक़्त मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन डिक्रीज़ हुई है और जो मंथली फिगर है दैट्स ऑल्सो बिलो 4%। आई बिलीव इट वाज़ अराउंड 2.99%। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? जी, इन्फ्लेशन बिल्कुल मार्केट एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले में कम आई है। उसका मेन रीज़न था, एक तो फूड इन्फ्लेशन कंटिन्यूज़ टू डिक्लाइन ऑन अ मंथली बेसिस। एक्सपेक्टेशन यही थी कि फ्लड की वजह से इन्फ्लेशन या फूड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हम लोग अगस्त में देखेंगे, जो कि सो फार नहीं देखा। उसका कुछ रीज़न जो है वो रिलेशन है विद द टाइमिंग ऑफ द प्राइस कलेक्शन। जो पीबीएस अपना डेटा जो प्राइस कलेक्शन करते हैं वो ड्यूरिंग द मंथ होता है। तो एंड ऑफ मंथ अगर कोई प्राइस इंक्रीजेस आए हैं, जो कि फ्लड का मेजर इम्पैक्ट हमें लगता है एंड ऑफ मंथ में था, वो इम्पैक्ट अभी नहीं है और वो कमिंग वीक्स कमिंग क्वार्टर्स में आएगा। एक चीज़ ये हो गई। तो फूड इन्फ्लेशन जो एक काफ़ी मेजर कंपोनेंट होता है इन्फ्लेशन का, वो इज़ वाज़ ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन अगस्त। एंड आपकी जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट होती है पावर और हाउस होल्ड सेगमेंट में जो आती है इलेक्ट्रिसिटी में, वो भी डिक्रीज़ कर रही है। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन हैज़ रिमेन्ड लो। हम अगर एवरेज की बात करें तो 2 मंथ्स का एवरेज इज़ अराउंड 3.5%।
बिल्कुल, आपने एक सही कहा कि लो बेस इफ़ेक्ट आना शुरू होगा और मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन का नंबर अपटिक आएगा, बट डिस्पाइट दैट हमें नहीं लगता कि इन्फ्लेशन डबल डिजिट में जाएगी एनी टाइम सून। और अगर हम साल की एवरेज की बात करें, सो इवन विद सम फूड इन्फ्लेशन एंड थोड़ा सा फ्लड का इफ़ेक्ट लगाने के बाद लगता है कि इन्फ्लेशन 8% से एक्सीड नहीं करेगी, विच गिव्स अ पॉजिटिव रियल रेट ऑफ 3% बेस्ड ऑन द करंट डिस्काउंट रेट पॉलिसी रेट। जी, वो वर्षे पॉजिटिव रियल रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, बट स्टिल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी टफ स्टैंस लिया हुआ है, वो इंटरेस्ट रेट कम करने को तैयार ही नहीं है। और ये जितने भी जो स्प्रेड है बिटवीन इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाए, तो आपको क्या लगता है कि जो योर इन्फ्लेशन के फिगर्स आ रहे हैं और अब मौसम भी बेहतर होता जा रहा है, तो जो सीपीआई इन्फ्लेशन में जो यूटिलिटीज़, हाउस होल्ड यूटिलिटीज़ की बास्केट है, शायद अब उससे भी प्रेशर कम हो जाए। तो आपको क्या लगता है स्टेट बैंक कुछ और इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं अंटिल दिसंबर? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं ज़ैन, जैसे हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी, व्यू था कि फर्दर रेट कट्स आएँगे। मार्केट का कंसेंसस भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये बन गया था कि सितंबर में रेट कट पॉसिबल है। हाउएवर विद द रीसेंट फ्लड्स वी एक्सपेक्ट कि स्टेट बैंक विल अडॉप्ट अ प्रूडेंट स्टांस कि अभी रेट कट ना करे, कि इस इन फ्लड का एक्चुअल इफ़ेक्ट कितना आएगा, कितनी राइस फील्ड्स और कितनी क्रॉप्स डैमेज हुई हैं, उसका एस्टिमेट होने के बाद ही कोई इस पे स्टांस अडॉप्ट किया जा सकता है स्टेट बैंक की तरफ से। सो वी एक्सपेक्ट कि अभी रेट कट नहीं होगा, एंड बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर देन वी हैव टू मोर पॉलिसीज आफ्टर सितंबर, वन विल बी टुवर्ड्स एंड ऑफ अक्टूबर एंड देन इन दिसंबर। हमें लगता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कट्स इन द नेक्स्ट फ्यू मीटिंग्स। जहाँ पे हमने रियल रेट की बात की, आई वुड लाइक टू ऐड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि रियल रेट अभी हम मंथ ऑन मंथ या मंथली देखें तो डेफिनेटली स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, बट स्टेट बैंक या पॉलिसी मेकर्स जो है फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस पे देखते हैं। तो ये टेम्परेरी है, 2-3% का नंबर जो आ रहा है या 4% भी अगर आता है, तो द गैप इज़ टेम्परेरी, कि 7% इज़ डेफिनेटली क्वाइट हाई, बट फिजिकल बैलेंस और मॉनेटरी पॉलिसी को बैलेंस करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शॉर्ट टर्म डेटा पॉइंट्स की बेस पे इतना ड्रास्टिक मेजर या ड्रास्टिक कट नहीं करें और उसको ग्रेजुअली देखें, क्योंकि अब इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता पिकअप भी करेगी, तो पॉलिसी की कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, विच इज़ अ पॉजिटिव इन दिस मार्केट ट्रेंड और मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड, कि स्टेट बैंक इज़ नॉट एक्टिंग इन अ रश टू रिड्यूस रेट, और कि ये ना हो कि आज आप 7% रेट कर दें, देन यू हैव टू इंक्रीज द रेट्स इन द कमिंग मंथ्स। सो इट इज़ बेटर टू स्टे एट स्टेबल रेट्स देन सी अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द रेट्स। बिल्कुल अवश्य। अगर हम हिस्टोरिकल अर्निंग मल्टीपल्स की भी बात करें मार्केट की, तो आई हैवंट रन दी नंबर्स माय साइड, बट मुझे लगता है कि नाउ द मार्केट इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम टू इट्स 10 ईयर्स हिस्टोरिकल अर्निंग मल्टीपल एवरेज। क्या ऐसा ही है? और अगर ऐसा ही है तो इज इट टाइम फॉर कॉशन? मतलब क्या मार्केट अब एक्सुबरेंस में बहुत आगे जा रही है? इज देयर करेक्शन ओवरड्यू? ज़ैन आई वुड नॉट से कि हम जो है बहुत कोई कॉशन या एग्जूबरेंस ज़्यादा हो गई है। ट्रेलिंग मल्टीपल इज़ डेफिनेटली अराउंड हिस्टोरिकल लेवल्स, हिस्टोरिकल एवरेजेस, बट अगर आप 10 ईयर्स की बात करें, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि 10 ईयर्स में हमारा एटलीस्ट 40-50% ऑफ द पीरियड वॉज ऑफ इकोनॉमिक डाउन टर्न, ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एंड एक्सटर्नल challenges. So because of that, our average has been skewed down, right? But considering that cycle, we should rather look at the period when market or economy was in a good situation, और उसको हम एवरेज या उसको बेस बनाएं, तो आई थिंक मार्केट री रेटिंग कैन कंटिन्यू। एंड सेकंड इज़ कि अर्निंग रिविजन कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो हमारा जो फोकस है, जो हम लास्ट टाइम भी सिक्लिकल्स की जब बात की थी, कि फोकस होना चाहिए कि जहाँ पे पॉजिटिव अर्निंग रिविजन है, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, उन पे फोकस करें। तो एक्सुबरेंस का इतना वो कॉशन आई वुड नॉट से इन अ नेगेटिव वे, बट स्टॉक सिलेक्शन हैज़ टू बी बिट स्पेसिफिक, या आप सेक्टर किस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं वो थोड़ा सा देखना चाहिए। Market consolidation is always healthy. It is not possible for each and every investor to pick the bottom and sell at the peak. तो आई थिंक ये पार्ट ऑफ मार्केट है, और हमें लगता है कि मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन एंड स्मॉल माइनर करेक्शंस इज नॉट अ कंसर्न।
तो अब कुछ हम महाना के फंड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ महाना सेफ यस व्हिच इज़ आल्सो नोन एज़ महाना इस्लामिक कैश फंड। उसने किस तरह परफ़ॉर्म किया है अगेंस्ट इट्स कंपेटिटर्स और क्या रिटर्न्स दिए हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2025? अगस्त का जो महाना इस्लामिक कैश फंड या सेफ प्लस का रिटर्न था दैट वो 9.86% फॉर द मंथ, जो कि एनुअलाइज रिटर्न है। इसमें थोड़ा सा यील्ड मूवमेंट्स का इम्पैक्ट भी होता है क्योंकि आप गवर्नमेंट सुकूक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जिसकी यील्ड थोड़ी बहुत ऊपर आई है इन लाइन विद द सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स। पीयर एवरेज या ओवरऑल जो पीयर एवरेज रिपोर्ट होती है थ्रू मुफाब दैट वाज 9.32% एंड बेंचमार्क रिटर्न वाज अराउंड 9.65%। तो the fund performed quite better in comparison to the peers and its benchmark. We expect this to continue क्योंकि अभी हम रेट कट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो रिलेटिवली रिटर्न्स जो हैं 10% के आसपास ही एवरेज करेंगे। सही है, मुबशिर ज़बरदस्त। लेट्स मूव ऑन टू महाना इस्लामिक ईटीएफ। उसने किस तरह परफ़ॉर्म किया है और इंडेक्स के मुकाबले में क्या रिटर्न्स हैं? जी, ईटीएफ जैसे कि आपको पता है कि इट्स मोर लाइक अ इंडेक्स ट्रैकर फंड के केएमआई 30 की परफॉर्मेंस को मिमिक करता है, तो इन्वेस्टर्स को जो है स्पेसिफिक स्टॉक सिलेक्शन की वो नहीं करनी, एलोकेशन या मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। इट्स मोर लाइक अ पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो केएमआई 30 जो है 7.7% के अराउंड इंक्रीज़ करा था ड्यूरिंग द मंथ, और जो हमारा फंड है दैट इज़ आल्सो इंक्रीज बाय 7.5% ड्यूरिंग द मंथ। और अगर हम फिस्कल ईयर का डेटा देखें तो बोथ द केएमआई 30 एंड द महाना इस्लामिक इंडेक्स ईटीएफ हैव इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 14.5% इन दीज 2 मंथ्स। तो ये बहुत ही हेल्दी परफॉर्मेंस है, और मैं मेरा ख्याल है 2-3 दिन का डेटा देख रहा था तो उसमें भी इन सितंबर अलोन द ETF is up 3% or 4% already in maybe like 4-5 days, 4 days I would say। तो 3% 4% का इम्पैक्ट आ चुका है ऑलरेडी। जी, मुबशिर जिस तरह ईटीएफ में रिस्क ज़्यादा होता है, इसी तरह उसमें रिटर्न भी काफ़ी बेहतरीन किस्म के देखने को मिल रहे हैं। मगर ये इस वजह से क्योंकि मार्केट वंस इन अ डेकेड जो हम रैली देखते हैं उसके थ्रू गुजर रहे हैं और जितना कैश फंड पूरे साल ही में रिटर्न देता है उतना मार्केट 3-4 दिन में ही दे रही है। तो बहुत अच्छी बात है फॉर आवर इन्वेस्टर्स और हाँ, अपने हर इन्वेस्टर को कहते हैं दैट दे शुड डाइवर्सिफाई बोथ इन योर रिस्क कैश फंड्स एंड हाई रिस्क इक्विटी फंड्स। इसमें एक और फैक्टर में, जो लोग एक्टिव इन्वेस्टमेंट भी करते हैं इन इक्विटी मार्केट डायरेक्टली एंड थ्रू एक्टिव स्टॉक फंड, अगर आप इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो जो टॉप गेनिंग सेक्टर था दैट वाज सीमेंट, सही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर अंडर परफॉर्म द केएमआई 30 इन टर्म्स ऑफ एवरेज रिटर्न। तो इन्वेस्टर्स को ये सोचना है कि रादर देन फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक सेक्टर्स, आपको फोकस करना चाहिए ऑन प्रोडक्ट दैट कैन गिव यू ब्रॉड बेस्ड रिटर्न। तो हमारा जैसे ईटीएफ की अगर हम बात करें तो ईटीएफ हैज़ अबाउट 33% ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स, और 35% जो एक्सपोजर है वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स का है, जिसमें सिक्लिकल्स है अराउंड 20%, कुछ ऑटोज़ के शेयर्स हैं, फिर आपके पास आईटी कंपनीज़ हैं एंड थोड़ा से और भी फार्मा स्टॉक्स एंड सो ऑन। तो इन्वेस्टर्स नीड टू बैलेंस देयर एक्सपोजर क्वाइट अ बिट इन टर्म्स ऑफ ये ना हो कि जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर था, जून जुलाई में सर्कुलर डेट की न्यूज़ आई तो परफॉर्म वेरी वेल। हाउएवर अगस्त में दे वर लैगिंग बिहाइंड दी अदर सेक्टर्स। तो इंस्टेड के इन्वेस्टर्स बहुत एक्टिवली ट्रेड करें, दे कैन गो इनटू अ फंड लाइक मान इस्लामिक इंडेक्स ETF एंड दे कैन बेनिफिट फ्रॉम द ब्रॉडर बेस्ड इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जी, वर्षे कोई कितना ही बड़ा मार्केट पंडित हो, कितना ही बड़ा एनालिस्ट हो, किसी को नहीं पता कब कौन-सा सेक्टर चल जाए। जब काफ़ी लोग प्रेडिक्शंस करते हैं और हिट एंड मिस ही होता है। तो इट्स बेटर कि आप अपना ज़्यादा रिस्क ना लें विद योर कैपिटल एंड पुट मोस्ट ऑफ योर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट इन एन ईटीएफ। बाकी अगर आपको शौक है, तो आप अपने 25% टू 30% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स इन हाई रिस्क फंड उसमें आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में डाल सकते हैं। बट 70% पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि आप ईटीएफ में ही अपने पैसे में। बिल्कुल मुबश्शिर, अभी तक हमने डिस्कस किया है कि क्या हो चुका है, बट व्हाट आर लिसनर्स एंड आवर इन्वेस्टर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन कि क्या होने जा रहा है। तो व्हाट आर दी सेक्टर्स जो आपको लगता है कि मार्केट को अब यहाँ से 160 170,000 पॉइंट्स तक ले जाए?
ज़ैन देखें जैसे कि मैं डिस्कशन में हाईलाइट करता रहा हूँ कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं मार्केट में इन प्ले ऑलरेडी। अब द फ्यूचर जो आप डिटरमिन करते हैं कि किस क्या सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे ग्रोथ में, आई थिंक इन्वेस्टर शुड फोकस ऑन सेक्टर्स विच हैव पॉजिटिव अर्निंग रिविजन और अर्निंग अपसाइड ज़्यादा नज़र आ रही है। अब जैसे-जैसे आपका 4th क्वार्टर और जून के रिज़ल्ट्स आ गए हैं, सो एनालिस्ट एंड डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हाउसेस दे आर रिवाइजिंग देयर प्रोजेक्शंस एंड अपडेट्स ऑन देयर अर्निंग आउटलुक। एंड आई थिंक जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, साइक्लिकल जो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव अर्निंग मोमेंटम या अर्निंग रिविजन आएगा। सो दैट इज़ वन सेक्टर और फ्यू सेक्टर वेयर वन एरिया वेयर इन्वेस्टर शुड फोकस। उसके अलावा देखें, ऑयल एंड गैस सेक्टर की अर्निंग वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। दे आर नॉट ग्रोथ सेक्टर्स, दे आर डिफेंसिव सेक्टर्स। बट अगेन सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन की न्यूज़ आई थी, वो टू सर्टेन एक्सटेंट प्राइसन हुई है, बट इनकी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैं और लिक्विडिटी पोजीशन है वो इम्प्रूव होने से मेरा ख्याल है वहाँ पे डिविडेंड यील्ड की वजह से दे आर ऑल्सो ऑफरिंग गुड वैल्यू। तो इन्वेस्टर्स को फोकस फंडामेंटल्स पे करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ rather than just riding the momentum. Investment bets should focus on pure fundamentals, profitability growth, price earning ratios, dividend yield। मतलब you do not want to overpay for growth। तो एक प्राइस अर्निंग रेशियो हिस्टोरिकल लेवल्स को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए सेक्टर एलोकेशंस की जाएं। जी मुबश्शिर, आप एक और चीज़ मुझे कहते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो इससे आपका क्या मतलब है? द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड इज़ मोर लाइक अ शॉर्ट टर्म। अगर आप बात करें मेरे साथ, जो लोग बहुत शॉर्ट टर्म या एक्टिव बेट्स लेना चाहते हैं उनकी दे दे फॉलो दिस मेथोडोलॉजी आई वुड से, एंड मोर फॉर टेक्निकल एनालिस्ट एज वेल। क्योंकि टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं वो ट्रेंड को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। ट्रेंड से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल 150,000 वाज अ साइकोलॉजिकल बैरियर जो कि ब्रेक नहीं हो रहा था। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो टेक्निकल एनालिसिस एंड दे डोंट डू टेक्निकल ट्रेडिंग। हाउएवर अब वो 150,000 2-3 बार सक्सेसिवली ब्रीच हुआ, नहीं हुआ, एंड देन इट कंटिन्यूड एंड फिर उसके बाद कंटिन्यू करा। तो ट्रेंड से इट्स बेसिकली कि आप अब मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है, अगर आउटलुक पॉजिटिव है, इफ़ द आउटलुक रिमेन्स पॉजिटिव, इफ़ दैट इज़ द बेस एंड अर्निंग मोमेंटम ट्रेस पॉजिटिव, देन द ट्रेंड विल कंटिन्यू। सो इंस्टेड ऑफ मी ट्राइंग टू प्रिडिक्ट अ कार क्रैश कि मार्केट कब गिरेगी, मैं अपना पोर्टफोलियो या पूरा फंड को मैं अंडर इन्वेस्ट कर दूँ, अंडरवेट कर दूँ इन एंटिसिपेशन ऑफ अ करंट अकाउंट डेफिसिट और अ करंट अकाउंट क्राइसिस दैट मे अपीयर इन 2 years टाइम और 3 years टाइम। फॉर एग्जांपल इट माइट नॉट हैपन, बट मैं कार क्रैश प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट लाइक मी ट्राइंग टू गो आउट ऑन द रोड एंड प्रिडिक्टिंग व्हेन एम आई गेटिंग इनटू एन एक्सीडेंट। तो हमें ट्रेंड इज़ द फ्रेंड जो हम बात करते हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं कि यू शुड फोकस ऑन नियर टर्म ग्राउंड रियलिटीज़ रादर देन फार फेच रिस्क फैक्टर को ज़रूर आपने वॉच करना है। देयर आर सम थिंग्स यू कैन नॉट इग्नोर, बट you should not spend a lot of time thinking about what can go wrong or what if that happens after 12 months or 16 months. Definitely market are quite liquid and one can easily divest and allocate in the funds. तो ये मुबश्शिर, लेट्स मूव टू एजुकेशनल सेगमेंट। हमें काफ़ी कमेंट्स मिलते हैं कि व्हाट इज़ वीपीएस, महाना रिटायरमेंट फंड क्या है? इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? तो आप एक होलिस्टिक गाइडेंस दे दें अबाउट वीपीएस, ये क्या फंड है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसमें किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल। अच्छा, पेंशन फंड या वीपीएस की अगर बात करें कि पेंशन फंड इज़ बेसिकली अ रिटायरमेंट सेविंग प्रोडक्ट। जैसे कि हमारे बाकी फंड्स हैं, ईटीएफ है, कैश फंड है, दे आर नॉट नेसेसरली फॉर रिटायरमेंट। दे आर जस्ट सेविंग प्रोडक्ट व्हिच वन कैन यूज़ फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। रिटायरमेंट फंड या वीपीएस जो है वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ फंड है जिसमें आपके जो सेविंग हैं वो तीनों कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती हैं विद इन द पेंशन फंड। जिसमें आपका मनी मार्केट फंड भी आता है, डेट फंड जो कि इनकम कैटेगरी होती है वो आता है, और आपका इक्विटी कैटेगरी आती है। सो अक्रॉस द रिस्क स्पेक्ट्रम आपके लो रिस्क एंड हाई रिस्क एसेट्स होते हैं सब फंड्स के थ्रू। तो इन्वेस्टर्स जो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं दे शुड डू इट आइडियली थ्रू द पेंशन फंड।
और उस पेंशन फंड में उनकी बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल दे हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू एलोकेट अकॉर्डिंग टू द रिस्क प्रोफाइल कि कितना फंड जो है मेरा लो रिस्क में रहेगा, कितना मीडियम में एंड कितना हाई रिस्क में। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास लेट्स से हम एक रूल ऑफ थंब कहते हैं कि एटलीस्ट वन शुड इन्वेस्ट 20% ऑफ देयर इनकम, मंथली इनकम, इनटू फ्यूचर सेविंग। अब उस फ्यूचर सेविंग के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फॉर एवरी इंडिविजुअल, एंड दीज कैन वेरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एंड 20% की बजाय कुछ लोग हमें कंसल्ट करते हैं और वो बोलते हैं दैट दे आर एबल टू से 50%, विच इज़ गुड कि अगर 50% आप सेव करते हैं तो यू शुड डू इट। बट अगर हम बेस स्टार्ट करेंगे वन इज स्टार्टिंग विद अ 20% सेविंग प्लान ऑन अ मंथली बेसिस, तो डेफिनेटली नॉट ऑल द 20% शुड बी पुट इन टू अ रिटायरमेंट फंड। Retirement fund is that amount which you do not plan to access before your retirement. So for an average or for the demographics that we have, we are ideally targeting people having retirement in 20 to 30 years time, right? हुँ। तो 30 इयर्स की टाइम में अगर आपकी रिटायरमेंट है और आप रिटायरमेंट के लिए सेव करें, यू शुड स्टार्ट एलोकेटिंग 5 to 10% ऑफ योर इनकम ऑन अ मंथली बेसिस टू दैट रिटायरमेंट फंड टू मीट योर लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट ऑब्जेक्टिव। कि आप पोस्ट रिटायरमेंट जो है यू वांट टू be self-sustainable, you want to earn a regular income even after retirement and so on. तो कुछ इस तरह की मेथोडोलॉजी होती है, और बाकी 10% अगर आप सेव करें वो फिर आप अपने गोल्स के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। अगेन 5-10% का अगर मैंने नंबर दिया है, सो दैट इज़ नॉट अ फिक्स नंबर दैट वन मस्ट फॉलो, बट उनकी सेविंग एंड अदर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को भी मद्देनज़र रखते हुए उनको सोचना चाहिए। काफ़ी वो डिफेंसिव हो जाता है जब हम उन्हें जीपीएस पिच करते हैं। वो कहते हैं यार, अब मैं ईटीएफ में इन्वेस्ट ना करूँ, मैं सीक्रेट्स में इन्वेस्ट ना करूँ, मैंने अपने पैसे नहीं फँसाने इतने टाइम तक। बट उन्हें समझना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उठा के जीपीएस में रख दें। आई बिलीव 5 टू 10% या जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन दी, इट्स अ गुड वे टू एक्सप्लेन टू पीपल कि आप यार थोड़ा बहुत तो डालो ना, ओवर 20 टू 30 ईयर्स बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी, और बाकी जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करो, आप ईटीएफ और सेफ में कर सकते। देखिए, मेजॉरिटी लोगों को ये समझना है कि एक तो होता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है, वो इन्वेस्ट करके मार्केट में क्विक बक बन गया, या मार्केट में बहुत सारे लोग हैं क्विक बक के चक्कर में रहते हैं। देयर इज़ नो आई वुड से रेसिपी फॉर शॉर्ट टर्म सक्सेस, और गेट रिच क्विकर स्कीम में हम लोग प्रमोट नहीं करते। और कोई भी लॉन्ग टर्म अगर आप बोलें इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप बनाएंगे, सो देयर इज़ नो शॉर्ट टर्म गेट रिच क्विक स्कीम, आई वुड से। बट लोगों को ये कंसिडर बिल्कुल करना चाहिए कि आपके एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं। अब वो उस गोल्स में कुछ मीडियम टर्म गोल होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल में बहुत सारे लॉन्ग टर्म गोल्स में रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट एंड ऑल्सो फॉर योर चिल्ड्रन आप चीज़ें सेट असाइड करना चाहते हैं। अब अगर आप अपने चिल्ड्रन, या आप बहुत सारे लोग होते हैं कि दे वांट टू प्लान दैट पोस्ट रिटायरमेंट एंड आफ्टर द डेथ फॉर एग्जांपल दे वांट टू लीव असाइड एन एस्टेट फॉर द चिल्ड्रन, दे कैन डू इट थ्रू रिटायरमेंट फंड, दे विल नॉट टच इट। रिटायरमेंट फंड से एटलीस्ट ये होगा कि डिसिप्लिन रहेगा कि वो पॉकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच रिमेन्स सेपरेट फ्रॉम देयर अदर फंड्स विच दे आर मूविंग ऑन अ मंथली बेसिस और ऑन अ क्वार्टरली बेसिस एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर देयर अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव और स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी कि हाउ यू वांट टू सेव, व्हाट आर योर गोल्स दैट यू वांट टू अचीव, एंड उसमें फिर आप रिटायरमेंट की सेविंग करें। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है आप लेट्स से बहुत सारे लोग हैं कि 50 की एज पे आके दे रियलाइज दैट दे आर ओनली गोइंग टू रिटायर इन 10 years, but at times it is often quite late, because by the time you reach 50 you have financial commitments, family commitments, and आपकी monthly outgoings बहुत ज़्यादा हो जाती हैं अक्सर, कि यू आर नॉट एबल टू सेट असाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो उस वक्त अगर आप 5-10% सेव करना शुरू करेंगे, तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट इन 10 years विल नॉट बी एज सिग्निफिकेंट इफ़ यू स्टार्ट एलोकेटिंग 5% व्हेन यू आर 25 और 30 year old। तो इस तरह अगर सोचो और लॉन्ग टर्म अप्रोच को अडॉप्ट किया जाए कंपाउंडिंग के बेनिफिट को देखते हुए, तो इट्स ईज़ी। इसकी एक एनालॉजी है जिसमें वो कहते हैं कि यू कैन नॉट ग्रो अ ट्री आफ्टर सनसेट बेसिकली। तो अगर आप 50 के बाद या 58 के बाद आके बोले अगर मेरी रिटायरमेंट सेविंग बन जाती तो अच्छा होता, देन इट्स ऑफन टू लेट। बट I would not want to discourage anyone. It's never too late when it's about investing journey.
आपको स्टार्ट करना चाहिए। और इवन इफ़ यू 40, इवन इफ़ यू 45, you should start setting aside. Of how much you set aside depends on your objectives and your goals. थैंक यू सो मच मुबशिर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड थैंक यू सो मच टू आवर व्यूअर्स जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वीक हमने वीपीएस को एक ओवरऑल होलिस्टिक वे में समझाने की कोशिश की है, बट नेक्स्ट वीक हम जो इसके इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं जिसमें टैक्स क्रेडिट्स, नो डिविडेंड्स और 50% टैक्स फ्री विड्रॉल, और एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता, वो हम नेक्स्ट वीक बताएंगे। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीक्स वीडियो। इस वीक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।